एक पार्टिकल को प्रोजेक्ट होता देखिए, जो अर्थ के सरफेस से h हाइट ऊपर है, एक ऊपर से प्रोजेक्ट किया गया है v से। अब जो मैं बोल रहा हूं उन्हें ध्यान से देखिए। एक पॉसिबिलिटी है कि इनके पाथ सर्कुलर हो, तो ये जो सर्कुलर पाथ आप देख रहे हैं इसको मैं नंबर 1 कह देता हूं। और ऑर्बिटल वेलोसिटी आपने याद किया हुआ है, जो यहाँ v1 आप कह दीजिए √2 gm, √2 gm या √gm by radius of the orbit r plus h, या ऑर्बिटल वेलोसिटी याद करिएगा √2 gm by r। तो 1 यदि स्पीड ऐसा है √gm by r, तो ये सर्कुलर पाथ पे मूव करेगा। अगला पॉइंट देखिए, यदि एस्केप की बात करें तो क्या था √2 gm by r। तो दूसरा पाथ कि यदि स्पीड टू इनफाइनाइट, यदि ये दो नंबर v एस्केप v2 v एस्केप के बराबर हो, तो ये पहला पाथ था सर्कुलर, और ये दूसरा नंबर मैं बता रहा हूं पैराबोलिक। पैराबोलिक जो पैराबोला कर्व होता है वो तो इनफाइनाइट तक जाता है ना, मतलब भाग गया। सर्किल तो क्लोज्ड कर्व है तो चक्कर लगाएगा। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि आप जो प्रोजेक्ट करें वो प्रोजेक्शन का स्पीड v3 ग्रेटर देन v एस्केप, तो ये भी जाएगा टू इनफाइनाइट। और दूसरा जो क्लोज्ड नहीं है, ओपन कर्व होता है हाइपरबोला। हाइपरबोलिक पाथ से वो इनफाइनाइट तक चला जाएगा। अब ध्यान से देखना, यदि एस्केप से ज्यादा हो और सर्कुलर से, सॉरी एस्केप से ज्यादा होगा तब तो भागेगा ही, एस्केप से कम और सर्कुलर से ज्यादा, तो यदि ऐसा हुआ तो बन जाता है एलिप्स, वो घूम करके वापस आता है। ये किसके लिए देख रहे हैं हम? ये देख रहे हैं हम लोग उसके स्पीड का क्या नाम रख रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। ये चौथा v4 जो होगा ये लेस देन v एस्केप और ग्रेटर देन v ऑर्बिटल। और ये बहुत देखना सर्कुलर से ज्यादा है तो बहुत दूर एस्केप के आसपास है, बहुत दूर से घूम करके आएगा। मतलब अर्थ का सेंटर नियर फोकस पे होगा। कहां होगा? नियर फोकस पे होगा। क्यों? क्योंकि एस्केप के नजदीक इमेजिन करो स्पीड सर्कुलर से ज्यादा, तो बहुत दूर से घूम कर आएगा। तो कहां पर आएगा सेंटर? अर्थ का सेंटर होगा नियर फोकस पे। कब? जब ऑर्बिटल वेलोसिटी से ज्यादा हो स्पीड प्रोजेक्शन का और एस्केप से कम। और ध्यान से देखना एक और, यदि ऐसा हुआ कि स्पीड जो है सर्कुलर ऑर्बिट से भी कम, तो और क्या हो सकता है? ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए। टच करते हुए ये वापस चला आया, तो ये v5 इसे मैं कह देता हूं। तो ये जो था पीला वाला ये भी है एलिप्स, और ये भी है एलिप्स, लाल वाला भी। इसका जो सेंटर होगा अर्थ का ये फार फोकस पे होगा। और ये v5 का जो स्पीड है ये हम देख रहे हैं किससे ज्यादा? ये कम, ऑर्बिटल से कम।
सर्कुलर वाले से कम, सर्कुलर से कम। लेकिन एक खास तो इसका भी लिमिटिंग वैल्यू होगा ना, उसका एक लिमिटिंग वैल्यू ढूंढते हैं, और v मिनिमम ऑर्बिटल के लिए मिनिमम से ज्यादा, और वो v मिनिमम कितना, उसको मैं अभी ढूंढना चाहता हूं। अब v मिनिमम ढूंढने के लिए मैं अगले पेज पे जाऊंगा, तो अब पहले इस पेज का फोटो बना लो, और उस v मिनिमम से भी यदि कम दोगे, यदि उस v मिनिमम से भी कम दोगे, तो ये ऐसे अर्थ से आके टकरा जाएगा। उस v मिनिमम से भी कम दे दोगे, तब वो चक्कर नहीं लगाएगा, तब वो टकरा जाएगा। तो वहां पर ये 6th देख सकते हैं, 6th। और यदि वर्टिकली डाउन थ्रो कर दोगे तो स्ट्रेट पाथ, स्ट्रेट। वर्टिकली डाउन थ्रो कर दोगे तो कोई भी स्पीड हो, वो स्ट्रेट आके टकराएगा, तो स्ट्रेट पाथ भी पॉसिबल है। तो इन हर एक में केवल ये जो जिसके फार फोकस पे एलिप्स का, एलिप्स के फार फोकस पे अर्थ का सेंटर है, वो भी मिनिमम वाला वो ढूंढना है हमें एक काम, जो अगले पेज पे करते हैं। और हमारे पास रूल के नाम पे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम है, और नया कुछ नहीं है इस चैप्टर में। अगले पेज पे आ जाए। यहां देखिए, ये अर्थ और रेडियस r और हाइट h, और यहां से हमने एक पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया v स्पीड से, और ये चक्कर लगाता है एलिप्टिकल पाथ पे। और ये ऐसे आता है, यहां पर स्पीड v डैश, ये है r, पार्टिकल m, ये मास m, ये है अर्थ, और ये भी m। अब यहां चेक करिए, बाय कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम COA, तो ये क्या हो जाएगा, mv इंटू आर प्लस एच इक्वल्स टू हो जाएगा mv इंटू आर, mv डैश इंटू आर। तो v डैश हमें पता चल गया, v r प्लस एच बाई आर, बाई कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हाफ m कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हाफ m v स्क्वायर माइनस g mm बाई r प्लस एच इक्वल्स टू हाफ m v r प्लस एच बाई r का होल स्क्वायर माइनस g mm बाई r। अब चेक करते हैं, स्मॉल m, ये तो हर एक जगह से भाग जाएगा कॉमन, ये 2 की कहानी को भी भगा देता हूं जहां 2 से मल्टीप्लाई करके, तो v स्क्वायर इसको इधर से उधर ले जाता हूं राइट साइड, और लेफ्ट साइड ले आ रहा हूं, ध्यान से देखना, 2gm 1 बाय r माइनस 1 बाय r प्लस एच, और उधर हो गया v स्क्वायर मन r प्लस एच का होल स्क्वायर बाई आर स्क्वायर माइनस 1। यहां से देखिएगा 2g कैपिटल M h अपॉन r इंटू आर प्लस एच, और दूसरी तरफ a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a प्लस बी 2r प्लस एच, a माइनस बी h बाई आर स्क्वायर। यहां से चेक करिए, एक r चला गया, यहां से चेक करिए एक h चला गया, और ये v का वैल्यू आ गया अंडर रूट 2gm r बाई r प्लस एच इंटू 2r प्लस एच। अब ये अपना कहानी सही है या नहीं चेक करते हैं। h को 0 कर दो तो पाथ एलिप्स से किस में बदल जाएगा, सर्किल में। तो कैप h को 0 कर दो तो सर्किल वाला भी स्पीड क्या होना चाहिए था,
अंडर रूट जी एम बाई आर, अंडर रूट जी एम बाई आर। चेक कर लो फॉलो हो रहा है या नहीं। एच जीरो कर लो, टू आर कट गया, अंडर रूट जी एम बाई आर हो जाएगा। इसका मतलब ये अपना रिलेशन सही सलामत आ गया, 2gmr अपॉन r प्लस एच इंटू 2r प्लस एच। यदि ये स्पीड हम देंगे तो एलिप्स बनेगा। और कैसा एलिप्स बनेगा? जिसके फार फोकस पे अर्थ का सेंटर होगा। सोचो ना, एलिप्टिकल पाथ होता है ना, केपलर्स लॉ, सारे प्लैनेट सन के चारों तरफ एलिप्टिकल पाथ पे घूमते हैं, और सन कहाँ रहता है? क्या सेंटर पे? ना, फोकस पे। तो फोकस दो पॉसिबल है, आप जैसे कहां से मोशन देखना चाहते हो उसके रिस्पेक्ट में, या तो नियर फोकस पे या फार फोकस पे। जो प्रोजेक्शन पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन है पाथ के हिसाब से, या तो एपोजी होगा या पेरिजी होगा, क्योंकि आपने हर एक केस में ये माना है कि रेडियल जो डायरेक्शन है उसके 90 डिग्री पे थ्रो किया है, या तो आपने पेरिजी से थ्रो किया होगा या एपोजी से थ्रो किया होगा। तो आपने नजदीक से थ्रो किया होगा अर्थ के सरफेस से या दूर से। तो यहाँ दो एलिप्स की संभावनाओं को हमने देखा। यहां ध्यान दीजिएगा, 2gm r अपॉन r प्लस एच, 2r प्लस एच। यदि इससे कम है स्पीड, यदि इससे कम है स्पीड तो जमीन से आके टकराएगा। इससे ज्यादा है तो ये जब तक पहुंच नहीं जाता है अंडर रूट जी एम बाई आर प्लस एच तक, ऑर्बिटल तक, तब तक ये एलिप्सी बनेगा, ये फार फोकस वाला। और यदि अंडर रूट जी एम बाई टू आर, अंडर रूट जी एम बाई आर प्लस एच तक पहुंच गया, तब तो सर्कुलर हो जाएगा। अंडर रूट जी एम बाई आर प्लस एच से ज्यादा है और एस्केप से कम है तो एलिप्टिकल बनेगा और नियर फोकस पे अर्थ का सेंटर होगा। और यदि अंडर रूट टू जी एम बाई आर प्लस एच हो गया तो पैराबोलिक पाथ से इनफाइनाइट पे जाएगा। यदि अंडर रूट टू जी एम बाई आर प्लस एच से ज्यादा हो गया तो हाइपरबोलिक पाथ से इनफाइनाइट तक जाएगा। पिछले वाले पेज में आ जाइए। पिछले वाले पेज में एक बार चेक करिए जो हम लोगों ने देखे थे। ये वी मिनिमम का वैल्यू कितना आ गया है? वी मिनिमम का जो वैल्यू आया है उसको यहाँ लिख दे रहे हैं, अंडर रूट 2gmr अपॉन r प्लस एच इंटू 2r प्लस एच। तो ये जो छोटा सा हम लिख रहे हैं, ये लिमिटिंग वाला, इनको याद रखना पड़ता है। अब आप पूछो सर आपको याद रहता है ना, लेकिन एग्जाम आपको देना है तो डिराइव कर लेंगे या फिर याद रखेंगे। क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कॉलम मैच बना के मान लो दे दूं तो आपके यदि सारे कंडीशंस, वो तो डाटा पे डिपेंड कर जाएगा। यदि डाटा आपको नहीं पता तो फिर कहानी फंस जाएगी। जैसे देखिए, मैं यदि क्वेश्चन पूछूं कि स्पीड है स्क्वायर रूट में, प्रोजेक्शन वाला स्पीड स्क्वायर रूट के भीतर 1.5 जीएम बाई रेडियस ऑफ द ऑर्बिट स्मॉल आर, 1.5 जीएम बाई स्मॉल आर रेडियस ऑफ द ऑर्बिट, तो क्या होगा सोच के बताइए। यदि अर्थ का रेडियस r और h ऊपर और यहां से प्रोजेक्ट कर रहे हैं, प्रोजेक्शन का स्पीड है 1.5 जीएम बाई कैपिटल R प्लस एच। चलो अभी बोल दो तो क्या होना चाहिए? ये सर्कुलर ऑर्बिट होगा कि एलिप्टिकल होगा या पैराबोलिक होगा या हाइपरबोलिक होगा? एस्केप करेगा या नहीं करेगा? तो ये चेक करिए ना, इट इज लेस देन अंडर रूट टू जी एम बाई आर, इट इज लेस देन अंडर रूट 2gm बाई आर। यदि 2gm बाई आर से कम है आर प्लस एच, इसका मतलब ये वी एस्केप से तो कम हो गया, भी मतलब भागेगा नहीं। लेकिन वी ऑर्बिटल जो है अंडर रूट जी एम बाई आर प्लस एच, उससे तो ये ज्यादा है। इसका मतलब एलिप्स बनेगा, और एलिप्स के ये सेंटर कहाँ होगा? अर्थ का सेंटर नियर फोकस पे, नियर फोकस, सेंटर ऑफ अर्थ
will be near focus. तो ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कोई कैलकुलेशन नहीं होगा, आपकी जो इमेजिनेशन, आपने जो कुछ डाटा सेट किया दिमाग में, उन पे आप आंसर कर सकते हैं। और वो भी मिनिमम एलिप्स जो है या स्मॉलेस्ट एलिप्स जो है उसका क्या था, 2gm/r इंटू r प्लस r। टू जी एम r अपॉन r प्लस r। टू जी एम r अपॉन r प्लस h, 2r प्लस और ये 2r प्लस h। तो एक r प्लस h को स्मॉल r कह दे सकते हैं, तो उस हिसाब से r प्लस r हो गया। या तो ये ध्यान रखिएगा। अब इसका वैल्यू, ये जो v मिनिमम है, इसका इसके लिए वैल्यू देखना ना एक बार। यदि r हाइट से प्रोजेक्ट कर रहे होते तो मिनिमम एलिप्स वाले का वैल्यू देखिए, अंडर रूट 2gmr अपॉन r प्लस h, 2r 3r, 2r चला गया, तो ये कितना हो गया, 1/3 gm/r। यदि आपसे कहा जाए ऐसे ही केस में, यदि आपसे कहा जाए कि एक ऑब्जेक्ट को आपने प्रोजेक्ट किया, आपने एक ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट किया और स्पीड दिया हुआ है अंडर रूट gm/4r, तो बताइए क्या ये एलिप्स बना पाएगा? तो मिनिमम वाला क्या देखा था आपने? आपने देखा था gm/3r। उससे ये कम हो गया, तो उससे ये कम हो गया तो ये टकराएगा निश्चित रूप से। कितने अच्छे बच्चे हो आप लोग, बता दो यहाँ किस स्पीड से टकराएगा। और ये यदि गलती से बता दिया तो बताओ कितने एंगल पे टकराएगा। टकराए तो वर्टिकल से कितने एंगल पे, ये दो अननोन है, v और फाई। स्पीड कितना दिया है, अंडर रूट gm/4r। बाय कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, हाफ mv स्क्वायर माइनस gmm/2r इक्वल्स टू हाफ mv डैश स्क्वायर माइनस gmm/1r। स्मॉल m को काट पीट के भगा दो, 2 से भी चाहो तो मल्टीप्लाई करवा लो। अब हो जाएगा 2gm/r माइनस gm/r इक्वल्स टू v डैश स्क्वायर माइनस v स्क्वायर, अरे इधर ही रहने दो, फिर v स्क्वायर प्लस उधर v डैश स्क्वायर रहने दो, वही v डैश तो हम ढूंढ रहे हैं। और v स्क्वायर का वैल्यू रख देते हैं gm/4r प्लस 2gm/r माइनस gm/r इक्वल्स टू v डैश स्क्वायर। एक काम तो यहीं से निपट लेगा, 4 दूनी 8, 1 9 माइनस 4 5 अंडर रूट 5gm/4r स्क्वायर रूट के भीतर में ये v डैश आ गया। अब v डैश जब आ गया तो अगला स्टेप क्या, हमें फाई चाहिए। बहुत बढ़िया, बाय कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम mv इंटू 2r इक्वल्स टू m v डैश और v डैश के साथ कौन, v डैश के साथ cos फाई नहीं sin फाई इंटू r। यहाँ r भी भगा दो, m भी भगा दो, तो 2 इंटू v अंडर रूट gm/4r
इक्वल्स टू v डैश अंडर रूट 5 gm/4r इंटू साइन फाइव। साइन फाइव कितना हो गया? तो gm चला गया, 4r चला गया, 2/√5 लेस देन 1 ना, तो अपना आंसर सही है। और गलती से ग्रेटर देन 1 आ जाता, हम कहते कि ये जमीन से टकराने वाला जो हम लोग अकल लगा रहे हैं, ऐसा नहीं होने वाला है। और चूंकि हमने वेलोसिटी पहले ही चेक कर लिया था, तो एलिप्स बनता नहीं, तो एलिप्स नहीं बनता तो मतलब वो जो घूम ले, तो टकराना ही ऑप्शन बचा। ओ यार, चाय कहाँ पे दे गया था? मंगवाया था, मोहनी कर रहे थे। अब तो ये पानी पानी हो गया, रहने दो, दिमाग में नहीं आया, आगे नहीं था। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम लोग देख रहे थे कि दो ही रूल है जिनको फॉलो करना है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी और दूसरा कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। इनमें क्या एक बार और समझाऊं? पुलकित, वृंदा, कार्तिक, सिमरन? नो सर, आ गया सर। बहुत बढ़िया। तो चैप्टर बदला जाए? सर ऐसे थोड़े ना चैप्टर बदलता है। चलो टाइम पास करो थोड़ा सा, नहीं चैप्टर बदलता हूँ। ये है आपका अर्थ, और आज एक आश्चर्यजनक सैटेलाइट बनवाया आपने। सैटेलाइट क्या है? ये है एक m मास l लेंथ का रॉड, और ये ऐसे आपने फेंका, ऐसे समझदारी से फेंका कि ये चक्कर लगा रहा है, सर्कुलर बात। ये है अर्थ। सर ऐसा जुल्म करते क्यों? अब इसके बारे में आपको मात्र इतना बताना है कि रॉड का जो लेंथ है वो है 2r, और उसका जो ये सिरा है वो कितने डिस्टेंस पे है? वो भी r डिस्टेंस पे। अब आपको मात्र ऑर्बिटल वेलोसिटी बताना है रॉड का। v ऑर्बिटल रॉड। अब देखिए आप लोग कितने प्यारे प्यारे गलतियां करते हैं। इसे कहते हैं परफेक्ट टाइम पास। सर √3 gm/8 r देखते हैं।
ओमेगा रॉड ढूंढने की कोशिश करिएगा। क्योंकि जब v ऑर्बिटल हम लोग बोलते थे तो पॉइंट मास की तरह सोच रहे होते थे, लेकिन ये तो रॉड है, वो भी काफी लंबा, अर्थ के रेडियस के कंपेरेबल। तो उसमें v कहेंगे तो किस पॉइंट का v? तो उससे अच्छा है कि हम किसको ढूंढने की सोचें, ओमेगा, क्योंकि ओमेगा तो सर्कुलर मोशन में सारी पार्टिकल का एक जैसा होगा, v ना अलग अलग होगा। रोटेशन की यदि मैं बात कर रहा हूं तो ग्रेविटेशनल फोर्स कैसे कैलकुलेट करेंगे? कैलकुलस अप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि डायरेक्ट mg नहीं लिख सकते हो। सर मैं सेंटर ऑफ मास पे मास मान के अप्लाई कर दूंगा ग्रेविटेशनल फोर्स, गलत हो जाएगा।
चेक करिएगा रिलेशन यदि पसंद आए तो। तो एक गलती कर दी, कोई बात नहीं, मैं तो बहुत से गलतियों को देख रहा था। आइडिया लेना कि कैलकुलस तो अप्लाई करना पड़ेगा, ये तो तय हो गया। तो आप ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए अलग कैलकुलस देख रहे हो, और स्यूडो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो होगा वो भी जो रॉड के अलग अलग पार्टिकल का अलग अलग रेडियस होने के कारण अलग अलग होगा, लेकिन होगा तो रेडियली आउटवर्ड। तो रेडियली आउटवर्ड और रेडियली इनवर्ड को हमने इक्वेट कर दिया। रेडियली आउटवर्ड और रेडियली इनवर्ड को हमने इक्वेट कर दिया। सर भी निकालना था सेंटर ऑफ मास को, तो वो तो डायरेक्टली मिस कर गया। mv स्क्वायर बाय आर कैसे सर आर ये ले लेंगे सर, रेडियस 3। क्या वो mv स्क्वायर बाय आर पूरे रॉड को पॉइंट मास मान के जो लगा रहे होगे वो वही होगा जो क्या सारे रॉड के सारे पार्टिकल का वेलोसिटी एक जैसा है? तो कौन सा भी सेंटर ऑफ मास का ले लेना। तो सेंटर ऑफ मास का जो ले रहे होगे तो यहाँ पर जो आ रहा है क्या उसी के बराबर वो सूडो फोर्स आएगा? तो चेक कर लेना, आ जाए तो खुशी की बात, लेकिन नहीं तो यही रास्ता है, क्योंकि वो वेरिएबल नेचर है। तो हम तो वेरिएशन देख रहे हैं, तो मैंने वेरिएशन को फॉलो किया, तुम देख लेना यदि उसी से आ जाए तो रास्ता तो ये है, यदि वो आ जाएगा तो वो शॉर्टकट कहलाएगा, लेकिन एक बार पहले यही करके देखना पड़ेगा। यहां पर हम लोग क्या देख रहे होते कि x डिस्टेंस पर चले गए, एक dx पे छोटा टुकड़ा ले लिया और इसके सर्कुलर पाथ को एनालाइज किया। इसके सर्कुलर पाथ पे जो फोर्सेस देखे उनको हमने यदि इंटीग्रेट कर दूं x 2r से 4r तक, तो एक ग्रेविटेशनल पुल दे देगा, एक स्यूडो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स दे देगा, और हम लोग उन्हें इक्वेट कर देंगे तो बैलेंस रेडियल डायरेक्शन में दिख जाएगा। क्या मैं पेज को चेंज करूं? एक टर्म आता है सेल्फ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए शेल। ध्यान से देखिए, आप क्या करते हो, एक सेल है तो डीएम मास लाते हो और उसको सरफेस पे ऐसे आर रेडियस पे सजाते जाते हो, तो डीएम मास को लाने में जो वर्क करना पड़ेगा और ऐसे जो टोटल वर्क होगा वही हो जाएगा सेल्फ पोटेंशियल एनर्जी। और वर्क होगा कितना? वर्क हो जाएगा गेन इन पोटेंशियल एनर्जी, एक्सटर्नल एजेंट ने जो वर्क किया होगा, वर्क डन एक्सटर्नल एजेंट का। तो एक्सटर्नल एजेंट का वर्क तो यहाँ निगेटिव होने वाला है, या गेन इन पोटेंशियल एनर्जी हम लिख देते हैं यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। एक काम करिए, डीएम को लाते हैं तो डीएम को लाने में जो वर्क करना पड़ा, एक्सटर्नल एजेंट ने जो वर्क किया, बनाने में जो एक्सटर्नल एजेंट का वर्क होगा, वर्क यू फाइनल देखिए तो कितना, अभी ये m हो गया है और जीरो कैपिटल M तक जाना है हमें, डीएम लाते जा रहे हैं। तो जब m हो गया है तो माइनस जी एम बाई आर पोटेंशियल और डीएम लाया गया, तो ये फाइनल पोटेंशियल एनर्जी हो गई और इनिशियल जो रहा होगा 0। और ये हम जब देख रहे हैं माइनस जी बाई आर एम डी एम, इंटीग्रेट कहां से कहां तक करने वाले हैं? 0 से कैपिटल M तक, क्योंकि टोटल मास कैपिटल M तक हम बढ़ाना चाहते हैं।
ये कितना हो जाएगा, माइनस जी एम स्क्वायर बाई 2r। पहले जो मास है वही तो हमने स्मॉल एम माना है। ये सेल बना रहे हैं तो सेल कैसे बनाया होगा, ध्यान से देखो एक बार मैं चित्र बना के बताऊं कि एक पेज यहाँ अभी कुछ नहीं है, ये पहला डीएम लाते हैं और उस डीएम से क्रिएट करते हैं एक लेयर, फिर अगला डीएम लाते हैं और उस लेयर को थोड़ा सा मजबूती देते हैं, फिर अगला डीएम लाते हैं और लेयर जो है वो और मजबूत कर देते हैं। एक समय ऐसा है जब ये एम हो चुका है और अगला डीएम फिर से लाने वाले हैं, तो छोटा सा वर्क हम देख रहे हैं यहाँ पर, और जो छोटा सा वर्क हो रहा है फिर इंटीग्रेट कर देते हैं, 0 से मान लिया फाइनल मास कैपिटल एम तक है, तो माइनस जी एम स्क्वायर बाई 2r हो जाएगा क्या, माइनस जी एम स्क्वायर बाई 2r हो गया सेल्फ पोटेंशियल एनर्जी। किसका, मतलब इस सिस्टम खुद सेल के बनाने में जो एक्सटर्नल एजेंट को वर्क करना पड़ा, दैट इज सेल्फ पोटेंशियल एनर्जी। ये एनर्जी सर ये सरफेस पे हो टोटल, ये एनर्जी इस सिस्टम बना है ना एम मास का, यदि इसको टुकड़े टुकड़े करके इनफाइनाइट पर फेंक देना चाहते हो तो इतना एनर्जी देना पड़ेगा इसे, इसको कूट काट के टुकड़ा लेके इनफाइनाइट पे फेंक देना चाहते हो तो इतना एनर्जी देना पड़ेगा। बात समझ में आई, बनाने में ग्रेविटेशनल फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट जो हमें वर्क करना पड़ता है, और निगेटिव साइन क्या बता रहा है, सोचो ना, धीरे धीरे लाते हैं सिस्टम बनाने के लिए डीएम को, तो डीएम तो खुद अट्रैक्ट होके भागना चाहेगा और हम उसका हाथ पकड़ के रोकेंगे, भाई धीरे चल, तो हमारा फोर्स किधर लग रहा है, अपोजिट डिस्प्लेसमेंट के, इसलिए हमारा जो एक्सटर्नल का वर्क है वो निगेटिव हो जाएगा, इसीलिए निगेटिव पोटेंशियल एनर्जी है। वैसे आप फील करो, मतलब हमने जो मेहनत की इस सिस्टम को बनाने में कंजर्वेटिव फील्ड के अगेंस्ट, वो मेहनत वहां जमा होगा ना, वो जो जमा है दैट इज पोटेंशियल एनर्जी, और वो निगेटिव है अभी, क्योंकि स्लोली आप मूव करते वक्त पार्टिकल तो खुद अट्रैक्टिव था, जाना चाहता था, और हम हाथ पकड़ के रोकते थे, दौड़ मत, धीरे धीरे चल, तो हमारा फोर्स पार्टिकल के डिस्प्लेसमेंट डीएम के डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट, तो वर्क डन जो हमारा था वो निगेटिव, वही इसका पोटेंशियल एनर्जी। दौड़ेगा तो काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। हाँ, तो अब दौड़ता तो काइनेटिक है, यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ केवल पोटेंशियल एनर्जी की बात कर रहे हैं। अब ये यदि देखते हैं इसी तरह, यदि इसी तरह आप जानना चाहते हो यू सेल्फ फॉर सॉलिड स्फीयर, अब ये अभी कुछ नहीं है, तो डीएम ला करके पहला पॉइंट बनाए और डीएम लाए, इसको क्या उधर कनेक्ट नहीं कर लोगे, ये इसकी या इसकी लैपटॉप की, हाँ तो उसको उधर से कनेक्ट कर दो। अब ये डीएम लाके थोड़ा थोड़ा मजबूत करते, तो मजबूत करते चलो, रोकेगा कौन, और डीएम ले आओ। एक समय ऐसा हुआ ये आर रेडियस का एम मास का बन चुका था और तुम रुके नहीं, अगला और डीएम लाते हो और वो इसके ऊपर ला करके बिखेर देते हो, और जिससे रेडियस डी आर बढ़ भी जाता है, वो यहाँ लाके तुमने आखिरी वाला जो लेयर देख रहे हैं ये यहाँ बिखेरा है तुमने, ये जो रेड वाला डीएम लाए, और भीतर पहले से कितना बैठा है एम। अब यहाँ जो वर्क डन हुआ उसको चेक कर ले और फिर इंटीग्रेट कर दे, तो वर्क डन लिख रहा हूं, तो वर्क डन फिर से यही लिख देंगे ना, यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, वर्क डन एक्सटर्नल का, और उसको इंटीग्रेट कर लेंगे, यू सेल्फ हो जाएगा। अब यू फाइनल इनिशियल, तो यहाँ है इनिशियल, इनिशियली तो 0 है, फाइनल कितना हो गया, माइनस जी एम डी एम बाई आर, क्योंकि सरफेस पे ही तो है,
सरफेस पे ही तो है वो डीएम लाके आपने जो रखा है, और इंटीग्रेट करना है। तो पहले डीएम कैसे लिखोगे, तो यू सेल्फ के लिए जो हम इंटीग्रेशन में देख रहे हैं माइनस जी एम बाई आर, और डीएम के लिए हो गया 4 पाई आर स्क्वायर डी आर इंटू रो, क्योंकि 4 पाई आर स्क्वायर इंटू डी आर हो गया वो थिकनेस जो बढ़ा, वो वॉल्यूम उसका, 4 पाई आर स्क्वायर सरफेस एरिया इंटू थिकनेस हो गया वॉल्यूम जिसमें डीएम जाके बैठा, इंटू डेंसिटी तो हो गया मास। तो डीएम किसके बराबर लिखा, फिर से देखना, वो जो रेड वाला एरिया है उसका वॉल्यूम बताना, तो 4 पाई आर स्क्वायर इंटू डी आर, सरफेस एरिया इंटू थिकनेस, और उसको डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर दो मास, तो डीएम वही है। अब यहाँ जब डीएम दिख रहा है, रो तो फिक्स है, अब आप इंटीग्रेशन का हेल्प ले सकते हो, और मान लो आर का वैल्यू आप कहां तक ले जाना चाहते हो, 0 से कैपिटल आर तक। अब यहाँ और एक पॉइंट देखना, माइनस जी एम के बदले भी तो लिखो 4/3 पाई आर क्यूब इंटू रो, क्योंकि कांस्टेंट रो है वो ध्यान देना, 4 पाई आर स्क्वायर इंटू डी आर इंटू रो अपॉन आर, और अब इंटीग्रेट कर लो 0 से आर तक, और रो के बदले क्या लिख देना, m अपॉन 4/3 पाई आर क्यूब। टोटल मास यदि कैपिटल M होता फाइनली, तो कैपिटल M को 4/3 पाई आर क्यूब से डिवाइड कर दोगे, वही तो आएगा डेंसिटी, तो फाइनली उसे पुट अप कर देना, वो तो कांस्टेंट है। तो इंटीग्रेशन में अभी कौन बाहर आएगा, तो ये यू सेल्फ लिखते वक्त देखना ना, ये 4/3 पाई 4/3 पाई, यदि रो का वैल्यू रख दो तो ठीक, नहीं तो ये काम करो ना, माइनस जी 4 पाई का स्क्वायर बाई 3, बगल में रो का स्क्वायर, आगे r टू द पावर 4 बाई डी आर, और कहां से कहां तक जाने वाले हैं, 0 से r तक। ध्यान से देखना, माइनस 3 जी बाई 5 4 पाई बाई 3 का स्क्वायर, 3 एक नीचे भी डाल दिया, एक ऊपर भी डाल दिया, और रो के बदले कैपिटल M अपॉन 4 पाई बाई 3 आर क्यूब, और उसके बगल में r टू द पावर 5, और ये हो गया -3/5 जी एम बाई आर, चेक कर लो, -3/5 r या r5 r6 हो जाएगा, नीचे चेक कर लो कितना हो जाएगा, r6 r, हाँ पोटेंशियल एनर्जी है तो एक ही तो r होगा नीचे, -3/5 जी एम बाई आर, सेल्फ पोटेंशियल एनर्जी। तो ये ऐसे डाटा हैं जो याद रखते हैं सेल का और सॉलिड स्फीयर का, m स्क्वायर कर दिया, m का स्क्वायर कर दिया तो वो गड़बड़ हो गया, अरे रो का तो स्क्वायर आया है, m का स्क्वायर कैसे आ गया, हाँ m का स्क्वायर करो, एनर्जी लिखनी है 3/5 gm स्क्वायर बाय आर, थैंक यू, 3/5 माइनस 3/5 gm स्क्वायर बाय m1 m2 होता ना, तो वो m स्क्वायर है यहाँ, -3/5 gm स्क्वायर बाय आर। ऐसे ही चार्ज्ड स्फीयर के लिए जब सेल्फ पोटेंशियल एनर्जी लिखेंगे तो g के बदले तो k होगा 3/5 kq स्क्वायर बाय आर, और सेल के लिए लिखेंगे kq स्क्वायर बाय 2r। इसको तोड़ देंगे इतने मिनट देंगे। हाँ, ये है सेल्फ पोटेंशियल एनर्जी। इसको बिखेर कर सारे पार्टिकल को एक दूसरे से अलग कर दें, इनफाइनाइट पे भेज दें, तो उसमें इतना वर्क करना पड़ेगा, इतना पॉजिटिव, ये नेगेटिव है, इतना पॉजिटिव, तो वो 0 हो जाएंगे पोटेंशियल। तो ये दो फॉर्मूले की तरह याद रखना है हम लोगों को, सेल्फ पोटेंशियल एनर्जी किसके लिए, सॉलिड स्फीयर के लिए, और सेल्फ पोटेंशियल एनर्जी शेल के लिए।
यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर और यूनिफॉर्म थिन शेल। ये थोड़ी ना ध्यान में रखना है, डेरिवेशन याद रखने की आवश्यकता नहीं है। आपको यदि समझ में आ जाए, एक बार देख लिया तो ओके, उसको याद करने की आवश्यकता नहीं है। मुझे कौन सा याद रहता है, केवल वो एक नजर होना चाहिए यहाँ क्या किया। छोटे छोटे एलिमेंट लाए, इकट्ठा किए, सेल था तो तब तो सरफेस पे ही रखना था अपन को, सरफेस को मजबूत करते गए। और यहाँ तो सॉलिड स्फीयर बनाना है, तो जैसे लड्डू बनाते तो एक बार में पूरा लड्डू थोड़े ना बनता है, थोड़ा 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 साइज बढ़ता गया फिर बड़ा लड्डू बना। बस वैसे देखो, सर फिजिक्स पढ़ा रहे हो कि लड्डू बनवा रहे हो? चलो, ये काम यदि हो गया तो 2 लाइन केवल लिख देता हूं। पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास is called potential V, potential energy per unit mass। मतलब आपको जिस किसी भी पॉइंट पे पोटेंशियल चाहिए, जैसे ये m मास है, इससे r डिस्टेंस पे पोटेंशियल लिखना है ग्रेविटेशनल, तो यहाँ 1 kg एज्यूम कर लो और उसका पोटेंशियल एनर्जी लिख दो gm इंटू 1/r, ये हो गया पोटेंशियल। यदि आपको एग्जाम्पल में कहा गया कि एक स्क्वायर है, स्क्वायर के ऐसे वर्टिसेस पे रख देते हैं m m m m, सेंटर का पोटेंशियल बताओ, तो सेंटर पे क्या कर दें, तो v सेंटर पे पूछा गया पोटेंशियल, तो ये kg 1 kg से मन ही मन मान लो, और उसका अब पोटेंशियल देखना चाहोगे तो चेक करो ना, माइनस gm इंटू 1/r, और ऐसे कितने हैं 4, यही हो जाएगा v सेंटर, सेंटर पे पोटेंशियल। और पोटेंशियल है, यदि वहां m नॉट रख देंगे तो उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी m इंटू वी, m नॉट इंटू वी के बराबर। जैसे ग्रेविटी है तो उसके आसपास, मतलब आप इमेजिन कर सकते हो पार्टिकल के आसपास एक फील्ड, जिसमें कोई दूसरा पार्टिकल आएगा तो उस पर वो फोर्स लगाता है, तो वो जो फोर्स पर यूनिट मास होगा उसको फील्ड इंटेंसिटी कहेंगे, जो यहाँ एक्सेलरेशन कहलाएगा, जो यहाँ एक्सेलरेशन, क्योंकि फोर्स पर यूनिट मास हो जाएगा एक्सेलरेशन, या फिर उसको ही ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी भी कहते हैं। तो जैसे आपने देखा v इक्वल्स टू यू अपॉन m, m कौन सा टेस्ट, उसी तरह f ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी हो जाता है फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स अपॉन m टेस्ट। टेस्ट मास कहीं पे रखें, उसका जो फोर्स पर यूनिट मास होगा ग्रेविटेशनल फील्ड में वो कहलाता है ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी, और पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास को कह देते हैं पोटेंशियल। तो पोटेंशियल का वैल्यू का यूनिट क्या हो जाएगा, जूल पर केजी, जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड वाले केस में, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में वो यूनिट अलग होगा। ये हम ग्रेविटी के बारे में बात कर रहे हैं। और ग्रेविटी में भी एक दो क्वेश्चन में गॉस लॉ हम अप्लाई कर सकते हैं, तो गॉस लॉ का आइडिया थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। जैसे के क्यू बाई आर स्क्वायर का भाई यहाँ पर हमें मिला था जी एम, के क्यू वन क्यू टू बाई आर स्क्वायर के बदले जी एम वन एम टू बाई आर स्क्वायर, और के भी बदले क्या देखते थे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो ये यदि हम लिखते हैं 1 एप्सिलॉन नॉट, तो उसके बदले हमें लिखना पड़ेगा 4 पाई जी, क्योंकि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट किसके इक्विवेलेंट दिख रहा है, जी के। तो और हम लोग गॉस थ्योरम क्या लिखते थे, गॉस थ्योरम लिखते थे E डॉट डी ए, ये लिखते थे Q इनसाइड बाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पर लिखेंगे E ग्रेविटेशनल डॉट डी ए, और ये Q इनसाइड 1/एप्सिलॉन नॉट के बदले 4 पाई जी और मास इनसाइड। तो ये गॉस थ्योरम एक दो क्वेश्चन में कभी कभार 40 सालों में लगवाने का मौका आईआईटी ने दिया है, एक दो क्वेश्चन में 40 सालों में। तो आप ग्रेविटेशन तो भूल जाते हैं, ये गॉस थ्योरम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में याद रहता है, तो उसी को रिकॉल करके यहाँ से आप लिखने के तरीके तक आइएगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाला पहले सोचिएगा,
और फिर आप रिलेट करिएगा, तो आपको ये याद रह सकता है। कुछ एक दो क्वेश्चन में ऐसा अप्लाई करने का मौका आपको मिल जाएगा। अभी के लिए इतना ही रखते हैं। ग्रेविटेशन के आप SHM वो HC वर्मा के क्वेश्चन ट्राई कर सकते हैं। आप लोग SHM बनाते बनाते बोर हो गए हो तो वो बना लेना है ग्रेविटेशन HC वर्मा के, और SHM भी बनाना चाहो तो कल संडे है, बैठ के बनाओ आराम से। ठीक है, अभी के लिए मात्र इतना ही। सर मास्टर के पूरा चैप्टर खींच दिया। मैं तो आज सोच रहा था इलास्टिसिटी भी खत्म करके जाऊंगा।